हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है दीपिका त्यागी और मैं आपको कवर करा रही हूँ ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास। ये जो हमारी आज की क्लास है ये है आपकी 30 जुलाई की। आज मैं इसमें कवर करूंगी आपके जो 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास हम शुरू करते हैं। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हमारी पहली क्वेश्चन है आज, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 29 जुलाई को। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे ये मनाते हैं हम 29 जुलाई को। ठीक है, तो इसका इतिहास क्या रहा है, इसको मनाने के पीछे क्या लॉजिक रहा है? तो देखिए 2010 में क्या हुआ था, जो रशिया है उसमें एक समिट आयोजित हुई थी। ये थी सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट थी ये, और इसी में इंटरनेशनल टाइगर डे मनाने की घोषणा की गई थी। घोषणा किस लिए की गई थी? ताकि इस डे को मनाने के उद्देश्य से हम टाइगर को सुरक्षा दे सकें, उन्हें बचा सकें, उनको बढ़ा सकें, या लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकें। ठीक है, और जो प्राकृतिक आवास है उसके संरक्षण को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसकी रिपोर्ट को देख लेते हैं हम। आपको पता है 2022 में एक रिपोर्ट जारी हुई है टाइगर्स की कि कितने टाइगर्स कहाँ हैं। तो एक बार देख लेते हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो भारत में जो टाइगर हैं 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ये हैं 3167 जो टाइगर हैं। टोटल बाघ जो हैं इतने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है 785, उसके बाद कर्नाटक में है 563 और फिर है उत्तराखंड में 560। ठीक है, तो जो अभी तक जो रिपोर्ट है वो 3167 है। वैसे आंकड़े यह बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट है जो 3167 है ये बढ़े हैं, और इसके अलावा भी जो रिपोर्ट है वो शायद बढ़ते हुए ही आएगी। पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। चलिए अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंकुला टनल इसका वर्चुअली शुभारंभ किया है। वर्चुअली का मतलब होता है कि जहां इसका उद्घाटन हुआ है इस टनल का, यहां मोदी जी स्वयं उपस्थित नहीं थे, परंतु इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने स्क्रीन पर देखकर इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वर्चुअली शुभारंभ। वर्चुअली शुभारंभ में इंडिविजुअल को यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये फोन से कनेक्ट होकर ही इसका उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, तो इसका वर्चुअली उद्घाटन किया, वर्चुअली शुभारंभ किया। आपसे पूछा गया है शिंकुला टनल किन दो राज्यों को जोड़ेगी? तो देखिए, जो शिंकुला टनल है ये आपकी जोड़ेगी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, लद्दाख आपको पता है वर्तमान में यूटी बना हुआ है, यानी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को ये जोड़ेगी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, शिंकुला टनल को याद रखना है। ये किसने बनाई है? इसे बनाया गया है बीआरओ के द्वारा। बीआरओ कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, ये क्या करते हैं, बॉर्डर का जो क्षेत्र है जितना भी उसमें जो सड़कों का निर्माण करते हैं ये बीआरओ ही करता है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट योजक। इनके इसमें ये इसका ये हिस्सा रही है ये टनल। ठीक है, अब हम देखते हैं जो शिंकुला टनल है वो कहाँ से कनेक्ट होगी, किसको कनेक्ट करेगी? तो शिंकुला टनल कनेक्ट करेगी हिमाचल प्रदेश की तो लाहौल वैली है। ठीक है, कौन सी वैली है? इसे हम कहते हैं लाहौल वैली। ठीक है, लाहौल वैली को। और लद्दाख की कौन सी वैली है? लद्दाख की है जास्कर वैली, इसे जास्कर वैली कहते हैं। तो लद्दाख की जास्कर वैली है और हिमाचल की लाहौल वैली है, इन दोनों को ये आपस में जोड़ेगी। और जो टनल की जो हाइट है ये कितनी हाइट पर है? ये है 14,000 फीट। देखिए कितनी ज्यादा हाइट है यहाँ, 14,000 फीट पर इसका जो है उद्घाटन हुआ है, और ये समुद्र तल से 16,500 फीट ऊपर है। इसकी लंबाई कितनी है? देखिए कितनी लंबी ये टनल है, 4.1 किलोमीटर। अपने आप में बहुत लंबी टनल हो जाती है, तो इसकी लंबाई है 4.1 किलोमीटर। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो टनल बनाई गई है ये क्यों बनाई गई है? तो देखिए, जो हिमाचल प्रदेश है और लाहौल और लद्दाख जास्कर को तो ये आपस में जोड़ेगी ही, उसके अलावा जो पाकिस्तान और चाइना है वहां तक पहुंचने के लिए, इन दोनों बॉर्डर तक पहुंचने के लिए हमारी जो फोर्स है, हमारी जो आर्मी है, उसकी जो पहुंच है वो इजी हो जाएगी। ये लोग इजीली वहां तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि देखिए हिल एरिया में चलना सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो जब चाइना, आप यकीन नहीं करेंगे कि जो बॉर्डर है चाइना का और हमारा, तो जहां तक बॉर्डर लगता है चाइना ने वहीं तक अपनी सड़क निर्माण कर दी है, तो वहीं तक उसकी गाड़ियां आ जाती हैं जहां तक हमारा बॉर्डर है, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल सा टास्क था पहले। हालांकि आजकल वहां बहुत काम हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट ये हुआ है कि वहां शिंकुला टनल बन गई है। ठीक है, तो एक तो ये होगा कि ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर तक जो हमारी डिफेंस है उसकी पहुंच आसान हो जाएगी,
जास्कर में और लाहौल में जो क्या है पर्यटन टूरिस्ट को बढ़ावा मिल जाएगा, उन लोगों को फायदा हो जाएगा, और हिमाचल का जो लाहौल और जास्कर है उनको ये आपस में जोड़ ही रहा है। ठीक है, तो इससे कई सारे बेनिफिट हमें हो गए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की जो बैठक है वो आयोजित की गई, और नीति आयोग की जो शासी परिषद है इसमें कौन शामिल होता है? तो देखिए, ये जो नीति आयोग है इसकी जो शासी परिषद है उसमें शामिल होते हैं आपके प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। ठीक है, ये सब इसमें शामिल होते हैं जो शासी परिषद है इसमें। अब ये क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। 27 जुलाई को ये आयोजित हुई, और ये जो थी 9वीं मीटिंग ये, ठीक है। बैठक के दौरान क्या हुआ, विकसित भारत 2047 को लेकर टारगेट किया गया, इस मुद्दे पर चर्चा हुई। मुद्दा था विकसित भारत 2047। देखिए, आप विकसित और विकासशील में तो फर्क समझते ही होंगे, विकसित क्या है और विकासशील क्या है। अभी तक जो भारत है वो विकासशील की श्रेणी में है, भारत अपने आप को विकसित करने की लिए कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि इनका जो उद्देश्य था इस मीटिंग का वो क्या था, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो सहभागी संचालन है और सहयोग उसको बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उनकी आबादी की जो उनकी जो लाइफ है, उनका जो गुणवत्ता है जीवन की, उसको सुधारने में इन्होंने उसके लिए इन्होंने डिस्कस किया है कि उनको कैसे कैसे सुधारा जा सकता है। अब बात कर रहे हैं नीति आयोग की, तो आप जानते हैं नीति आयोग जो है ये क्या है, ये एक निकाय है जो राष्ट्र के विकास में एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, यहाँ के जो राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी है, उनकी जो भागीदारी है उसको ये बढ़ावा देती है। थिंक टैंक मतलब यहाँ बैठकर चर्चा की जाती है, क्या देश को विकसित बनाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की प्रगति के लिए जो कार्य हैं उन पर यहाँ चर्चा की जाती है, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये है क्या, ये इंटरसेक्टरल, इंटर डिपार्टमेंटल और संघीय मुद्दे पर चर्चा करने हेतु एक मंच है। इसमें आपको पता ही, इसके जो चीफ हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और लेजिस्लेचर के जो सभी राज्य हैं और यूटी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं, जैसा कि हमने इसके ऑप्शन में देखा। ठीक है, और यूटी के कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जो वहां के राज्यपाल हैं वे भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के प्रधान सदस्य कौन है, ये है डिप्यूटी चेयरमैन और पूर्णकालिक सदस्य। अब देखिए, तो नीति आयोग का पूरा नाम तो आप जानते ही होंगे क्या है, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको भूलना नहीं है और गलत भी नहीं करके आना है एग्जाम में, क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है जल्दी में तो बहुत जल्दी में होते हो, कुछ का कुछ टिक कर देते हो, और ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते दिए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट दे देंगे, ट्रांसफॉर्मिंग की जगह टेक्निकल दे देंगे, टेक्निकल दे देंगे, तब आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है, ध्यान से ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद काम करना है। तो ये जो नीति आयोग है ये किसके स्थान पर बना है ये आपको पता होना चाहिए, ये योजना आयोग के स्थान पर बना है। कब बना है, 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, इससे पहले क्या था, इससे पहले योजना आयोग था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख जो हैं उनकी चौथी वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो बिम्स्टेक की बात हो रही है तो इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ, ये हुआ आपका म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में भी कहाँ हुआ, नाइपीडा में ये हुआ है। और इंडिया की ओर से इस बैठक में जो भाग लिया वो जो हमारे एनएसए हैं, हमारे एनएसए कौन है, वो हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। और बैठक के दौरान क्या हुआ है, जो बिम्स्टेक देश हैं उनके मध्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। ठीक है, बिम्स्टेक की बात आई है तो बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं हम, बिम्स्टेक क्या है। बिम्स्टेक का जो पूर्ण रूप है, देखिए बिम्स्टेक का पूर्ण रूप है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका पूर्ण रूप है। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी वर्ष 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो बिम्स्टेक में कौन कौन से हैं, इंडिया, इंडिया है बिम्स्टेक में, और कौन है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बाद है भूटान, भूटान के बाद आता है आपका नेपाल, नेपाल के बाद आता है आपका म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बाद है आपका थाईलैंड, और कौन सा देश बचा, थाईलैंड के बाद आता है आपका श्रीलंका। ठीक है, तो ये आपकी जो कंट्रीज हैं 5 6 7 8 कंट्रीज हैं आपकी, ये आपके बिम्स्टेक में शामिल है। ठीक है, सारी कवर हो गई हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार,
थाईलैंड और श्रीलंका। ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं ये आपके बिम्स्टेक में शामिल है। चलिए, प्रिपेयर्डनेस सेंटर एडीपीसी की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो देखिए, ये सौंपी गई है आपकी भारत को। ठीक है, तो भारत को सौंपी गई है एडीपीसी की अध्यक्षता। और इस क्षेत्र में जो ये क्या करता है, जो एडीपीसी है एक्चुअल में ये क्या करता है, ये है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर है। ठीक है, और ये क्या करता है, एशिया के क्षेत्र में डिजास्टर के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करता है। ठीक है, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। आपदा कैसी भी हो सकती है, मोस्टली प्राकृतिक है। देखिए, बाढ़ आ गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, तो इस सब के लिए जो वर्क करता है ये एडीपीसी। ठीक है, ये है क्या, ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में। अभी जो वर्तमान में इसकी अध्यक्षता है वो सौंप दी गई है भारत। तो चलिए, अगला प्रश्न हम कवर करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मार्च 2027 तक कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, आपको पता है जन औषधि केंद्र है ये भारतीय जन औषधि केंद्र, और भारत ने 2027 तक यानी कि अगले 3 वर्षों में, ठीक है, तो जो खोलने का लक्ष्य रखा है वो रखा है 25,000 यानी 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। पूरे देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने हैं। इसका उद्देश्य क्या है, आप सभी जानते होंगे कि सभी को बहुत सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये किसके अधीन है, यह है रसायन और उर्वरक मंत्रालय का जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये शुरू की गई। ठीक है, तो ये 2008 से वैसे शुरू हुई थी और अब इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने 27 जुलाई 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सीआरपीएफ की बात हो रही है, तो इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है 86 यानी 86। ठीक है, तो 86वां इन्होंने स्थापना दिवस मनाया है। सीआरपी को आप जानते हैं, ये बहुत बड़ा जो है फोर्स है। स्थापना हुई थी इसकी 27 जुलाई 1939 को। देखिए, इनकी स्थापना जो हुई थी 39 में हो गई थी, यानी जब हम आजाद भी नहीं हुए थे तब से सीआरपीएफ की स्थापना हो गई थी। और ये जो हुई थी ये सीआरपीएफ के नाम से हुई थी, ये हुई थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव। क्राउन मतलब उस समय हम गुलाम थे, तो और उस समय इनके जो हेड थी वो ब्रिटिश की क्राउन ही थी। ठीक है, तो उसके नाम से ये फोर्स बनी थी, ये पुलिस बनी थी, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से, जब भी इसका नाम शॉर्ट में सीआरपी था, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। बाद में क्या होता है, 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट पारित होता है। ठीक है, 1949 में जो सीआरपीएफ है उसका एक अधिनियम पारित होता है और उस अधिनियम में सीआरपी यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम बदलकर कर दिया जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो इसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया जाता है। और ये किस मिनिस्ट्री में आता है, आपको पता है जो हमारी फोर्सेस हैं, जैसे हमारी फोर्स है बीएसएफ, फोर्स है आईटीबीपी, फोर्स है सीआईएसएफ, फोर्स हो गई सीआरपीएफ, और हमारी एसएसबी, एसएसएफ, ये सब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जाती हैं। डिफेंस के अंडर में जाती है आर्मी। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप। तो ये जो है फोर्स, ये हमारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जाती है। ये आपसे पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है सीआरपीएफ का ही नाम दिया जाए, आपको इनमें से किसी का भी नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है ये किसके अंडर आती है, तो ये एमएचए के अंडर आती है। अभी जो डीजी है सीआरपीएफ के वो कौन है, वो है श्री अनीश दयाल सिंह। तो जो अनीश दयाल सिंह है वो अभी सीआरपीएफ के डीजी हैं। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस राज्य के पूर्व सांसद थिरु मास्टर मंथन का निधन हो गया है? तो देखिए, ये जो थे सांसद ये कहाँ के थे, ये थे तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु के ये पूर्व सांसद और भाजपा नेता थे, इनका निधन हो गया है। कहाँ से ये थे सांसद, ये थे नीलगिरी के क्षेत्र से। ठीक है, नीलगिरी जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से ये थे और सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा और किसकी मृत्यु हुई है, किसकी डेथ हुई है? एक है प्रभात झा, जो प्रभात झा है इनकी मृत्यु हो गई है, ये भी बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है। आगे देखते हैं, ये है मराठी राइटर थे एक फ्रांसिस डी ब्रिटो, इनका भी निधन हो गया है। चलिए, अगले प्रश्न को कवर करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था द्वारा स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट
जारी किया गया है। देखिए ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको इसके बारे में जरूर डिटेल्स जाननी चाहिए। तो देखिए ये जो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट, ये जारी किया है आपका यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को ने ये जारी किया है। अब आप ये देखेंगे ये क्यों जारी किया है। तो देखिए आपको पता है पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं, ठीक है। पेरिस ओलंपिक जो चल रहे हैं ये 2024 के इस बार पेरिस में हो रहे हैं। इसमें ये देखा गया है, हालांकि देखा ये हर बार जाता है, परंतु इस बार ये रिपोर्ट जारी की गई है और ये देखा गया है कि इसमें जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो पुरुषों से बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। इसी चीज को लेते हुए ये रिपोर्ट जारी की गई है। और ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स गेम्स हैं, इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है उसको ये उजागर करता है। ये बताता है कि महिलाएं कितना कम पार्टिसिपेट इसमें कर रही हैं गेम्स में। ठीक है, तो ये बताता है कि जो जेंडर इक्वलिटी है वो कितनी है, ये बता रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, महिलाएं ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, इसके लिए स्पोर्ट्स ने पॉलिसीज बनानी है, नई नई और नए नए कार्यक्रम बनाने हैं ताकि महिलाओं को इस फील्ड में गेम्स में ज्यादा से ज्यादा लाया जा सके। अब देखिए इन्होंने बताया है, इस रिपोर्ट में बताया है कि जो सबसे बड़ा कारण है महिलाओं का वो क्या है। तो ये रिपोर्ट्स बताती है कि जो 21% हमारी फीमेल हैं, 21% फीमेल एथलीट्स और लगभग 11% हमारे जो मेल एथलीट्स हैं बचपन में किसी न किसी रूप में ये सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुए हैं। अब जरा देखिए फीमेल्स ही नहीं, 21% फीमेल्स की बात हो रही है, बल्कि इसके अलावा मेल्स भी जो सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी देखिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 49% लड़कियां, लगभग आधी लड़कियां किशोरावस्था के दौरान ही खेल में भाग लेना छोड़ देती हैं। देखिए ये आप देखते भी होंगे, अपने आस पड़ोस में भी देखते होंगे कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बचपन से गेम खेलती हैं, बचपन से ये स्पोर्ट्स में होती हैं, लेकिन लगभग 14 to 16 या 18 तक आते आते ये अपना गेम छोड़ देती हैं। देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। फीमेल्स को लड़कों के बराबर ना समझना, हमेशा मेल्स से पीछे समझना, और बहुत जगह हमारी सोसाइटी में ऐसी है जहाँ लड़कियों को क्रिटिसाइज किया जाता है अभी भी। और देखिए जिसकी वजह है और ओलंपिक की वजह से ये इतना बड़ा मुद्दा उठा है कि ओलंपिक में जो मेल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और फीमेल्स उनकी तुलना में बहुत कम है। तो शायद ये आंकड़े भी सामने आए हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा जो है लड़कों की तुलना में 6 गुना अधिक है कि लड़कियां ड्रॉप आउट कर जाती हैं, कंपटीशन छोड़ देती हैं लगभग आधी लड़कियां। ठीक है, अब क्या है, इसके लिए सबसे बड़ा कारण इन्होंने एक बताया है कि एक कारण है पेमेंट। पेमेंट का मतलब है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं जब कोई गेम्स खेलते हैं, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं क्रिकेट का, तो क्रिकेट में क्या होता है, जितना पैसा हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को मिलता है, जितना फीमेल्स क्रिकेटर्स को पैसा मिलता है, उतना हमारी फीमेल क्रिकेटर्स को पैसा नहीं मिलता क्रिकेट में। अब देखिए महिलाओं ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो तब जाकर महिलाओं का क्रिकेट कोई देखता है, अदरवाइज क्या है, अब तक क्या होता था, केवल मेल्स का ही क्रिकेट लोग देखते थे, फीमेल्स के क्रिकेट में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। महिलाएं आज यहाँ तक आई है, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके बाद पहचान खुद बनाई है, वो यहाँ तक इस स्तर में आप आई है, अपनी मेहनत से आई है। और जरा देखिए ना तो उन्हें कंपटीशन में उन्हें पीछे समझा जाता है, दूसरी बात पेमेंट उन्हें कम दी जाती है। जब तक ये जो दुनिया है, जब तक ये खाइयां नहीं पटेंगी, ये इक्वल जो इक्विवेलेंट की बात आती है ना, ये बराबरी तभी आएगी जब आप सभी को बराबर समझेंगे। ठीक है, और एक इन्होंने क्या बताया है इस रिपोर्ट में, इन्होंने बताया है लैक ऑफ फीमेल लीडरशिप, महिलाओं का जो नेतृत्व है वो बहुत कम है। ये कहते हैं कि 2023 में विश्व की केवल 30% जो बड़े स्पोर्ट फेडरेशन है उनकी प्रेसिडेंट जो है वो फीमेल थी। इनका कहने का मतलब है कि जो हमारे क्रिकेट के बड़े जो फेडरेशन है या बड़े ऑर्गेनाइजेशन है हमारे स्पोर्ट्स के, उनकी जो हेड है वो केवल मेल्स हैं, बाकी 30% ही ऐसा है कि फीमेल्स हैं। ठीक है, अदरवाइज मेल्स ही है। तो जिसके पीछे बहुत ज्यादा कारण है कि फीमेल्स हमारी बहुत पीछे हैं, उन्हें आगे लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इन्होंने यह भी बताया है कि जो स्पोर्ट्स मीडिया है उसके माध्यम से लोगों को अवेयर करवाइए, महिलाएं भी उनके विचारों को बदलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, महिलाओं का स्पोर्ट्स लीडरशिप, गवर्नेंस और डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ाइए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए, जेंडर वायलेंस के सभी रूपों को समाप्त करने हेतु काम कीजिए, तभी जाकर ये महिलाएं बराबरी वाली बात कर पाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये बड़े तथ्य सामने आए हैं कि ये जो हमारी स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट जो जारी किया गया है, इसके रिपोर्ट के आने से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में
पहला गोल्ड मेडल किस देश ने जीता? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको पता है पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं, ये चल रहे हैं फ्रांस में, पेरिस में। तो जो इस ओलंपिक का पहला गोल्ड जीता है, ये जीता है आपका चाइना ने। ठीक है, चाइना ने पहला गोल्ड जीत लिया। किसने जीता है? शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल जो इवेंट है उसमें इन्होंने जीता है। और दूसरे स्थान पर कौन रहा है? कोरिया। ठीक है, देखिए अभी हम मेल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है हमारी जो मनु भाकर हैं, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीत लिया है भारत की तरफ से, ये पहला मेडल है। ठीक है, तो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है भारत की तरफ से। तो चलिए, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने कवर किया है कंप्लीट जो हमारा 30 जुलाई है। 30 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे जो कवर किए हैं आज हमने, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट जो 30 जुलाई का है वो कवर कर लिया गया है। इसके अलावा आपकी 3-4 क्लासेस इस वीक की छुट्टी है, वो आज ही कवर कर दी जाएंगी, कल तक शायद या परसों तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कलेक्टिव डेटा लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपको आपकी करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।